फाइनेंस लीज अकाउंटिंग सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, खासकर जब हम लेसर के नजरिए से देखते हैं। पर यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये वक्त का खेल है। ये समझने का खेल है कि असली मुनाफा आखिर छिपा कहाँ है और वो बाहर कब और कैसे आता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक महंगी मशीन लीज पर दे दी गई है। पैसा आएगा ये तो पक्का है, लेकिन अकाउंटिंग की किताबों में वो मुनाफा कब दिखेगा? आज, 1 साल बाद, या फिर 5 साल में धीरे धीरे? कौन सा नंबर सच है और कौन सा सिर्फ एक अकाउंटिंग का बनाया हुआ भ्रम? आइए आज हम लेसर के दिमाग के अंदर चलते हैं और इस खेल को समझते हैं। तो चलिए खेल के पहले नियम से शुरू करते हैं। देखिए, एक लेसर के लिए फाइनेंस लीज एक बहुत बड़ा नजरिया बदलने वाला सौदा है। जिस पल वो मशीन लीज पर जाती है, वो उसकी किताबों में अब एक संपत्ति नहीं रहती, वो एक फाइनेंशियल रिसीवेबल बन जाती है। मतलब भविष्य में मिलने वाले पैसों का एक पक्का वादा। तो संपत्ति बदल जाती है एक प्राप्य में। बस यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो ये अकाउंटिंग की दुनिया में दिखता कैसा है? बहुत दिलचस्प है। पहले लेसर संपत्ति खरीदता है, एक सीधी सादी एसेट की एंट्री। लेकिन जिस पल वो लीज अग्रीमेंट साइन होता है, मानो एक जादू सा होता है। वो एसेट किताबों से गायब हो जाता है और उसकी जगह एक नया अकाउंट आ जाता है, लीज रिसीवेबल। सीधे शब्दों में कहे तो लेसर अब उस मशीन का मालिक नहीं रहा, बल्कि एक तरह से वो एक लोन देने वाला बन गया है। लेसर के इस पूरे खेल को अगर समझना है तो हमें बस 3 कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। इन्हें आप लेसर अकाउंटिंग की त्रिमूर्ति भी कह सकते हैं। ये 3 स्तंभ ही पूरी कहानी बयां करते हैं। इन्हें समझ लिया तो समझिए लेसर की पूरी रणनीति समझ आ गई। पहला स्तंभ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या जीआई। इसे ऐसे समझिए कि ये लेसर का सपना है। इसमें भविष्य में मिलने वाली हर एक पाई को जोड़ दिया जाता है, सारे किराए और आखिर में मशीन की बची खुची कीमत भी। ये वो कुल रकम है जो लेसर को मिलने की उम्मीद है, बिना इस बात की परवाह किए कि पैसा आज मिलेगा या 5 साल बाद। और फिर आता है दूसरा स्तंभ, नेट इन्वेस्टमेंट या एनआई। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सपना था तो ये हकीकत है। ये भविष्य में मिलने वाले उन सारे पैसों की आज की कीमत है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यहीं काम आता है। और ये कीमत लगभग हमेशा उस संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर होती है। यही वो असली नंबर है जो किताबों में लीज रिसीवेबल के तौर पर दर्ज होता है। और अब तीसरा और सबसे दिलचस्प स्तंभ, अनर्जित वित्त आय या यूएफआई। ये और कुछ नहीं बल्कि सपने और हकीकत के बीच का फर्क है। यही है वो छिपा हुआ खजाना। ये वो सारा ब्याज है जो लेसर आने वाले सालों में कमाएगा। ये एक भविष्य का मुनाफा है जो वक्त की तिजोरी में बंद है और धीरे धीरे खुलेगा। तो इनका आपसी रिश्ता क्या है? गणित बहुत आसान है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है कुल पैसा जो आएगा, यानी सपना। नेट इन्वेस्टमेंट है उस पैसे की आज की कीमत, यानी हकीकत। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है वही है हमारी अनर्जित वित्त आय, यानी भविष्य का कुल ब्याज। बस इन्हीं 3 स्तंभों पर पूरी कहानी टिकी है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब इसे असल में काम करते हुए देखते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि ये मुनाफे का खजाना आखिर अनलॉक होता कैसे है। तो हमारे पास एक मामला है। एक मशीन है जिसकी बाजार कीमत है 28.3 लाख रुपए। इसे 5 साल के लिए लीज पर दिया जा रहा है। हर साल का किराया 8 लाख रुपए है। हमारे पास गारंटीड और अनगारंटीड बची हुई कीमत भी है और सबसे जरूरी ब्याज की दर है 15%। चलिए अब इन नंबरों से मुनाफा निकालते हैं। सबसे पहले चलिए लेसर का सपना कैलकुलेट करते हैं, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये बहुत सीधा है। हम भविष्य के सारे कैश फ्लो को बस जोड़ देंगे। 5 साल का किराया हो गया 40 लाख। इसमें गारंटीड और अनगारंटीड बची हुई कीमत जोड़ दें तो कुल मिलाकर लेसर का सपना है 43 लाख रुपए का। और अब वो जादुई आंकड़ा, वो छिपा हुआ खजाना। हम सपने यानी 43 लाख में से हकीकत यानी 28.3 लाख को घटाते हैं और हमें मिलता है 14,69,080 रुपए। यही है कुल अनर्जित वित्त आय। यही वो असली मुनाफा है जो लीजर अगले 5 सालों में धीरे धीरे कमाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या ये 14.69 लाख का पूरा मुनाफा पहले दिन ही किताबों में लिख लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। यही तो सारा खेल है। इस मुनाफे को 5 सालों में एक तय तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बांटा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि हर साल लेसर के निवेश पर एक जैसी एक स्थिर रिटर्न दर दिखे। यही सही अकाउंटिंग का सिद्धांत है। अच्छा,
अब तक के नियम तो सीधे थे, पर अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आते हैं, कुछ खास नियम और शर्तें जो इस खेल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं, खासकर कुछ खास हालात में। देखिए, कोई भी लीज शुरू करने में कुछ शुरुआती खर्चे तो होते ही हैं, जैसे कमीशन या कानूनी फीस। अब लेसर के पास यहाँ एक चॉइस है। वो चाहे तो इन खर्चों को उसी साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखा सकता है, या वो इन खर्चों को लीज की पूरी अवधि में अपने मुनाफे के साथ साथ धीरे धीरे बांट सकता है। ये अकाउंटिंग के सबसे पुराने और सुनहरे नियमों में से एक है, रूढ़िवाद। मतलब नुकसान के लिए हमेशा तैयार रहो। लेसर को लगातार अंदाजा लगाना पड़ता है कि 5 साल बाद मशीन की कीमत क्या होगी। अगर उसे लगता है कि कीमत घटेगी तो उसे तुरंत अपनी कमाई की कैलकुलेशन बदलनी होगी, लेकिन अगर उसे लगता है कि कीमत बढ़ेगी तो वो कुछ नहीं कर सकता। नियम सीधा है, मुनाफा तभी गिनो जब वो हाथ में आ जाए। अब एक बहुत जरूरी फर्क समझिए। एक होता है स्टैंडर्ड लेसर, जो सिर्फ फाइनेंसिंग का काम करता है, वो सिर्फ ब्याज से कमाता है। लेकिन दूसरी तरफ है एक निर्माता या डीलर लेसर, जैसे कोई कार कंपनी जो अपनी ही गाड़ियां लीज पर देती है। वो 2 बार कमाता है। पहला, गाड़ी बेचने पर एक सेलिंग प्रॉफिट जो उसे तुरंत मिलता है, और दूसरा, लीज की अवधि के दौरान ब्याज की कमाई। और सबसे मजेदार नियम, अगर वो ग्राहक को 0% ब्याज का ऑफर भी दे, तब भी अकाउंटिंग के लिए उसे अपना सेलिंग प्रॉफिट एक असली मार्केट ब्याज दर पर ही कैलकुलेट करना होगा। आखिर में ये सारी कैलकुलेशन, सारे नियम एक ही जगह आकर रुकते हैं, पारदर्शिता पर, यानी सब कुछ साफ साफ दिखाना। लेसर को कुछ खास जानकारियां जाहिर करनी पड़ती हैं ताकि कोई भी निवेशक कंपनी की असली वित्तीय हालत को ठीक से समझ सके। तो एक लेसर को क्या क्या बताना पड़ता है? उसे अपना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कुल सपनों की रकम बतानी होती है। उसे अपनी अनर्जित वित्त आय यानी भविष्य का खजाना दिखाना होता है। उसे मशीन की बची खुची कीमत का अपना अनुमान भी बताना होता है। ये सब इसलिए ताकि बाहर से देखने वाला समझ सके कि भविष्य में कितना पैसा आने वाला है और उसमें कितना जोखिम शामिल है। तो कुल मिलाके लेसर के लिए फाइनेंस लीज एक साइलेंट इंजन की तरह है। संपत्ति चली जाती है, लेकिन उसकी जगह एक ऐसा इंजन लग जाता है जो सालों तक ब्याज के साथ मुनाफा देता रहता है। संक्षेप में कहें तो नेट इन्वेस्टमेंट आज की हकीकत है, अनर्जित आय भविष्य का मुनाफा है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक सपना है। और अकाउंटिंग का असली जादू यही है कि हर साल ये सपना थोड़ा थोड़ा करके हकीकत बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ब्याज के रूप में चमकता है।